This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, मैं डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे बात कर रहा हूँ और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और आज हम जो इशू डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरल सेल्स टैक्स, उसकी एप्लीकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन क्या है और उसके लिए हम क्या चूज कर रहे हैं। सीए के क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है उसके हम क्वेश्चंस को वो कर रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जी मार्च 2019 का, और उस क्वेश्चन में उसके जो मार्क्स हैं वो है 15 और उसकी रिक्वायरमेंट है हमारे पास कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल or refundable to each of the above registered person and input tax to be carried forward if any for the tax period of Feb। ये बड़ी टिपिकल रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर जो वो कर रहा है। और उसमें देखिए हमारे पास मिस्टर ए है, बी है, सी है और डी है। उसने हमें परचेजेस बता दी। देखिएगा पहले डेटा को जरा एक दफा एनालाइज कर लें, और वो फेब का हमारे पास डेटा है। टैक्सेबल परचेजेस, टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो ए की 15 लाख की है। पहले इसको जरा देखें। मिस्टर ए की सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 12 लाख की है, एग्जाम सप्लाईज 3 लाख की है, जीरो रेटेड 3 लाख की, राइट। तो इसको अगर हम देखें तो ये बड़ा एक सादा सा मिस्टर ए की कैलकुलेशन बड़े आराम से हो जाएगी। तो उसने चारों का मांगा और ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अगर ये ना कहा जाए तो हम इन फिगर्स को एक्सक्लूसिव ही लेते हैं। चलें, बजाय इसके कि हम आगे चलें, हम पहले मिस्टर ए को कर लें, वन बाय वन मिस्टर ए की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ये जो परचेजेस, ये जो है इसकी परचेज, इसके ऊपर जो टैक्स है वो इन 3 जगहों पर इस्तेमाल हुआ, तो इसकी अपोर्शनमेंट हम करेंगे। और इसमें इसने जो सप्लाईज की हैं, एक्सेम्प्ट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स, ये वाली, ये इसकी फर्दर टैक्स वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसके पास, क्योंकि इसने अनरजिस्टर्ड को कोई सप्लाई दी ही नहीं है। इसने कोई सप्लाई दी ही नहीं है। तो हम जरा इसको इस क्वेश्चन को मैं मिस्टर ए की कैलकुलेशन हम वन बाय वन वो कर लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी टैक्सेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। क्योंकि 4 लोग हैं, पूरा पूरा फॉर्मेट एग्जाम में बनाना बाज बात मसला बन जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी मिस्टर ए। क्या है, मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए। तो इसका हम सादा सा क्वेश्चन है, आउटपुट टैक्स सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन, वैल्यू बताते जाइएगा। 1.2 मिलियन इंटू 17%
यहाँ रुपीज लिख लिए, सप्लाईज ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स या जीरो रेटेड गुड्स आप लिख लें, सप्लाईज ऑफ जीरो रेटेड गुड्स। जी कितना इसका आंसर आ रहा है जी 17 का 204 204,000। एग्जाम रिटर्न इसकी है ही कोई नहीं, ठीक है जी, रिटर्न इसकी कोई भी नहीं है। अब आ गया इसका इनपुट टैक्स, ठीक। अच्छा अब क्योंकि 4 लोग हैं, इसकी पूरी वर्किंग बनाने में टाइम जाया होगा, क्या होगा, टाइम जाया होगा। तो हम इसका जो रेजिडुअल इनपुट टैक्स है वो इसी जगह कर लेते हैं ताकि टाइम की बचत हो जाए, क्योंकि एक ही अमाउंट है बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। रेजिडुअल इनपुट टैक्स तो वो कितनी हमारी है, इसकी वैल्यू कितनी थी, 15 लाख रुपए, ठीक है। रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्या आ गया, 15 लाख इंटू 17%। कीजिएगा जी क्या आंसर आ रहा है, 255,000। तो ये टैक्सेबल एग्जाम सबके लिए है ना, सबके लिए है ना। तो अब हम एग्जाम में बजाय पूरी वर्किंग बनाए, हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ये वाली ऐसे ही है, और इसमें टैक्सेबल कितनी है 12 लाख। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, देखिएगा 18 लाख रुपए, ऐसे ही है ना। तो अगर हम एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कर लें तो जिंदगी आसान हो सकती है। हम ये करेंगे 12 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 2 डबल। पूरी वर्किंग भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि आप एग्जाम में चाहें तो पूरी वर्किंग कर सकते हैं। तो क्या आंसर आ गया यहाँ हमारे पास, 100 और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, 1600। तो यहाँ हमारे पास जो है वो सेक्शन 8 भी एप्लीकेबल नहीं है, इसने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई दी ही नहीं है। तो ये आ गया जी 34,000 सेल्स टैक्स पेएबल। ये पूछने के जी ये मैंने इसको डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये मेरा जो असल में ये वर्किंग क्वेश्चन है, आपको बता ही दूं फिर आपने ये सवाल करना है। हम क्या करते हैं क्वेश्चन के अंदर, हम करते हैं अपनी अपोर्शनमेंट, कहते हैं टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज, एग्जाम्प्ट सप्लाईज, करते हैं ना ये वाली चीज। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या थी, एग्जाम्प्ट सप्लाईज थी, जीरो रेटेड भी थी, सॉरी हमें वर्किंग बनानी चाहिए थी इसकी ना, हमें इसकी वर्किंग बनानी चाहिए थी। टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है, 12 लाख, एग्जाम टू रजिस्टर्ड 3 और 3, नहीं वर्किंग इसकी बननी चाहिए। टैक्सेबल सप्लाईज होगी हमारी 12 लाख की, जीरो रेटेड हो गई 3 लाख रुपए की, एग्जाम सप्लाईज होगी हमारी 3 लाख रुपए की, तो ये हो गई 18 लाख रुपया। ऊपर फिर 1000 ना लिखे तो ये करना है। तो हमारा जो रेजिडुअल इनपुट टैक्स है वो है 255, ठीक है। इसकी वर्किंग बेशक यही शो कर दें, 15 लाख इंटू 17%, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 170,000।
ये बताइएगा। जी ये वर्किंग ना करें यहाँ पर ना, क्योंकि इसमें जीरो रेटेड भी हो रहा है। जी 42,500 42,500 ठीक है। वर्किंग जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है कोई इसमें, लेकिन इसमें जीरो रेटेड भी शो करनी थी ना, वो गलती हो रही थी। वो अलग भी, ऐसे भी अलग भी हो सकता था। इसमें हम करेंगे रेजिडुअल इनपुट टैक्स, वर्किंग 1 है या 2, जो भी आपने आंसर दिया वो 170, और यहाँ लिखेंगे 90% ऑफ, वो से ज्यादा ही था, तो 34,000। अनरजिस्टर्ड को सप्लाई की है, वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन उसमें तो फर्दर टैक्स है ही नहीं। जीरो रेटेड और एग्जाम के ऊपर तो फर्दर टैक्स होता ही नहीं है, और हमने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई की नहीं है, फिक्स एसेट हमारे पास कोई है नहीं है, तो इसी को क्या लिखेंगे, सेल्स टैक्स पेड, और यहाँ लिखेंगे सेल्स टैक्स रिफंडेबल वर्किंग 2 में 42,500, ये हमारे पास बिल्कुल, यानी कोई इसमें हिच थी नहीं, बिल्कुल सादा एक क्वेश्चन था जिसके अंदर इसने ये किया हुआ, बिल्कुल एक सादा क्वेश्चन। ये बाकी स्टूडेंट सोए हुए थे। जी जी मेरे साथ पर्सनल बहुत होते हैं सारे। ले जी, मिस्टर बी की क्या है, टैक्स सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, और उनकी कोई सप्लाई, उन्हें बेचा ही कुछ नहीं है। ले जी, ये भी चीज सामने आ गई। एक शख्स ने इस महीने में सिर्फ खरीदारी की है, उनका माल बिका ही नहीं है, उनका माल बिका ही नहीं है। चले, इसकी कैसे आप कैलकुलेशन एग्जाम में शो करेंगे, मिस्टर बी आउटपुट है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, इनपुट टैक्स कितना है जी, किताब खोल लेना जरा, पेज 613। हाँ जी, 1.5 मिलियन इंटू 17%, कितना आ गया, 250। इस सारे का सारा कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये रिफंड नहीं होना, ये रिफंड कब होगा, साल के एंड के ऊपर आप जाके इसको रिफंड क्लेम कर ले, अगर पूरा साल ही नहीं बेचते, राइट, सारी बात है, फिर ऑडिट होगा, सारी चीजें चलेंगी। तो बी मिस्टर गया, ए का ज्यादा लंबी कैलकुलेशन थी, बी की खत्म हो गई। किसमें, किसकी, बी की, अच्छा जीरो रेटेड गुड्स भी है, नहीं एक मिनट, इसने अच्छा ये पड़ी हुई है नीचे, ये वाली अमाउंट है, जीरो रेटेड है, और इसने टैक्सेबल परचेजेस की और सारी की सारी
उसने आगे सेल कर दी है ना 18 लाख रुपए की, सारी की सारी, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, ये सारी की सारी रिफंड हो जाएगी। हम लिखेंगे सेल्स टैक्स रिफंडेबल। 15 लाख, तो 15 लाख ही बेच दें। तो सोने ऐसे ही होता है ना, चीज जितने खरीदेंगे उतने कितनी बेचेंगे। बड़ी कॉमन सेंस है ना कि एक बंदे ने 15 लाख की चीजें खरीदी और 18 लाख की आगे बेच दी। तो अगर 15 लाख की खरीद के 15 लाख की बेच देगा तो करेगा क्या? ये लिखेंगे सेल्स टैक्स रिफंड। मैं नीचे सॉरी देख नहीं सका, सेल्स टैक्स रिफंडेबल, और आप इसकी वर्किंग शो कर देंगे इनटू 17%। ठीक है, ये रिफंड हो जाएगा। राइट, मैं नीचे अमाउंट नहीं देख सका, सॉरी। मिस्टर सी के ऊपर आते हैं। मिस्टर सी ने टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन और सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, 10 लाख और 8 लाख रुपए की। इसकी सिर्फ है ही टैक्सेबल गुड्स। ठीक है, अब हम इसको लेके चलते हैं मिस्टर सी को। आउटपुट तो है ना इसका, आउटपुट टैक्स इसका है हमारे पास, वो है सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, 10 लाख की थी, और सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड 8 लाख रुपए की। तो 17% तो देना ना भाई आपने। आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करें या अनरजिस्टर्ड को सेल करें, कह रहे जी मिस्टर बी की वर्किंग दिखा दें, ये नहीं, मिस्टर बी का सारा रिफंड होगा ये। कितनी वैल्यू आएगी? 170,000। इसके ऊपर रुपीज लिख लें और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। 136,000। कोई रिफंड है हमारे पास? ये आ गया जी 603, यही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसका इनपुट टैक्स सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी नहीं है हमारी, अनरजिस्टर्ड क्या है ना, तो पोर्शन वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप? ऐड फर्दर टैक्स, at the rate of 3% of 800,000, 24,000, so 330,000 sales tax payable। ठीक है, कोई गेम मैं नहीं कर रहा, सिर्फ आउटपुट है, आउटपुट लिख दिया, इनपुट टैक्स है ही नहीं, खत्म। अनरजिस्टर्ड को सेल की, फर्दर टैक्स मैंने ऐड कर दिया। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है ना,
इनपुट टैक्स गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, जहां जहां इस्तेमाल हुआ, अगर कुछ नहीं पता अपोर्शनमेंट कर ले, तरीकेकार वही है। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स और 90%, राइट। सेल्स टैक्स आ गया, एड फर्दर टैक्स नहीं, लेस फिक्स एसेट, एड फर्दर टैक्स, टैक्स लायबिलिटी तक आ गए। रिफंड है मौजूद, वो लिख दें। जितना सादगी से आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे उतनी चीजें आसान होती जाए, ठीक है। ठीक है, चलो अब चलते हैं मिस्टर डी के ऊपर। तो मिस्टर डी साहब क्या कहते हैं। मिस्टर डी ने टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अच्छा, और इनका मशीनरी भी है, तो ये बात तो खत्म हो गई। इनकी मशीनरी है 25 लाख रुपए, किसी की नहीं थी। और इसने किसको की है, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन और एग्जेम्प्ट, रजिस्टर्ड पर्सन और एग्जाम को की है। इसके ऊपर आउटपुट आएगा, इसके ऊपर आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन ये जो 25 लाख का 17% है, ये दो जगहों पर चला जाएगा, एग्जाम में भी और टैक्सेबल में भी चला जाएगा। समझ आ गई ना, ठीक है। तो इसी तरह हम चलते हैं मिस्टर डी के ऊपर। ये फिगर जरा ध्यान में रखिएगा, मुझे आपने बतानी है। मिस्टर डी, जब क्वेश्चन में इनपुट टैक्स हो तो पहले हम इनपुट टैक्स की तरफ चले जाएंगे। तो ये आगे हमारा इनपुट टैक्स वर्किंग 1 आ गया। तो आ गया हमारा सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, बताइएगा जी कितनी, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन। अनरजिस्टर्ड है डैश। दूसरी आ गई फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट कितना है, 2.5 मिलियन इंटू 17%, बताइएगा वैल्यू 425,000। वर्किंग 2 आ गई हमारे पास अपोर्शन में। अपॉर्चुनिटी कहाँ हो रही है, टैक्सेबल में और एग्जाम्प्ट में। टैक्सेबल कितनी है, 10 लाख की, हाँ जी, और एग्जाम्प्ट 8 लाख रुपए की। रॉ मटेरियल है ही नहीं, सिर्फ फिक्स एसेट है 425। तो क्या करेंगे, 10 लाख, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे। जी 200 ट्रिपल, अच्छा भाई चल लगते क्यों लिख देता हूँ, आराम से यार, उस्तादों से आराम से बात करनी चाहिए। आगे, थैंक यू जी, आगे। वन आगे क्या लिखूं, अपना तो पता ही है मुझे। पूरा तो करना है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का यही तो काम है, तो पूरा तो कर सकता है ना चीजें। अब आ जाएगा जी आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, टैक्सेबल सप्लाईज 1 मिलियन इंटू 17%, 1,70,000। एग्जाम्प्ट सप्लाईज जीरो रेटेड है, डैश कर देंगे, जीरो रेटेड नहीं है
मैं अपने एक ही पैटर्न पे सारे सवाल हल कर रहा हूँ, तो तमाम क्वेश्चन, कोई मैं इधर उधर नहीं घूम रहा। हो सकता है मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, लेकिन मैं पैटर्न मेरा सेम है। मैं कोई नई चीज अपने आप को मैं उलझनों में नहीं डाल रहा, अपने पैटर्न पे चल रहा हूँ। तो लेस इसमें क्या करेंगे, इनपुट टैक्स रिजिजुअल वर्किंग टू। अब देखिएगा इस पे 90% लगना, क्योंकि सारे का सारा है ही फिक्स एसेट का। तो आ जाएगा 236,111 और ये सारे का सारा कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। कीजिएगा जी। 9 ये कैरी फॉरवर्ड होगा। तो क्या इसमें अनरजिस्टर्ड को सेल की है? अच्छा मजेदारी की बात सुनिएगा, अगर इस है अनरजिस्टर्ड को सेल की है इसमें, अगर सुनिएगा की होती दोबारा, अगर अगर मैं अगर के साथ करने लगा हूं, अगर ये टैक्सेबल सप्लाईज अनरजिस्टर्ड को की होती तो है नहीं, की होती तो अब देखिएगा हम लिखते ऐड फर्दर टैक्स 3% ऑफ 1 मिलियन, कितना आता 30,000। तो आप एग्जाम में लिखते सेल्स टैक्स पेएबल 30,000, ये आपका आ जाता अगर होता तो। ये मैंने एडिशनल पॉइंट लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने, एडिशनल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। अगर क्वेश्चन में ये ऐसे होता तो फर्दर टैक्स ने फिक्स एसेट के बाद आना ही आना था। जाहिर बात है वो तो हर सवाल में हम ऐड करते आ रहे हैं, ये तो हर सवाल में ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ पॉजिटिव अमाउंट होती तो इसने ऐड होना था। ये अगर 66 पॉजिटिव होता तो ये इसने ऐड होके आना था। अब चूंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो चुका है तो ये 30,000 हमारे पेबल में आ जाएगा। ओके कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन था ये। अच्छा अब आपने करना क्या है ये देखिएगा, मैं आपको देखें ऐसा ही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ होगा, ये वाला। अब आपने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 29, ये आपने खुद से असाइनमेंट के तौर पे करना। क्वेश्चन नंबर 29 आपने खुद करना। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन देखें, 13 मार्क्स का है, ठीक है। पहले करना है, अगर मैंने वीडियो इसकी अपलोड की हुई तो फिर आपने देखना, पहले इसको खुद से करना। ठीक है जी, ले जी। इसके बाद है जी सितंबर 2019 का क्वेश्चन हमारे पास। MH एसोसिएट्स AOP रजिस्टर्ड एज अ मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। अब क्योंकि ये तीनों हैं, अब इसके ऊपर अगर ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर होता तो फिर इसके ऊपर 90% का रूल नहीं लगता था। क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर भी है, रिटेलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, तो लिहाजा ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, इसके ऊपर 90% का रूल लगेगा। रिक्वायरमेंट देखते हैं, तकरीबन वही टिपिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी। ये देखिएगा, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स बाय रिफंडेबल टू MH कैरी फॉरवर्ड, टिपिकल है। अच्छा अगर इसके पॉइंट के दरमियान में यहाँ कोई लाइनें लिखी हो ना तो उसको लाजमी पढ़ लिया करें रिक्वायरमेंट के साथ, क्योंकि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है अक्सर कि फिगर्स इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, कैसे हैं, वो इंफॉर्मेशन बाज बात वहां पर मौजूद होती है, इसलिए यहाँ पर लाइनों को जरा पढ़ लीजिए करें।
एक स्टूडेंट अभी सवाल कर रहा था कि सर मैं थ्योरी को कैसे याद करूं, सर मुझे समझ नहीं आ रही। भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो याद करें। रेट ऑफ टैक्स क्या है? 17%। ठीक है, किन किन जगहों पर 3% लगेगा? जब अनरजिस्टर्ड को 3% लगेगा। किन जगहों पर 3% नहीं लगेगा वो याद कर लें कि भाई ये है, अगर एग्जाम में आए तो आप बता दें। अंडरस्टैंड? जैसे ये तो नहीं है ना। जीरो रेटेड गुड्स क्या होती हैं आपको बता चुके हैं। जीरो रेटेड के गुड्स आपको रिफंड मिलेगा, बिल्कुल रिफंड होगा। अगर रिफंड कितने दिनों में मिलेगा? 45 डेज में मिलेगा। अगर ना मिला तो इसके साथ आपको इंटरेस्ट भी, पैबोर के साथ इंटरेस्ट भी वापस मिलेगा। राइट। जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट गुड्स में क्या फर्क है जी? ये फर्क है, आप बता दें। जीरो रेटेड का ये है, इसकी एग्जाम्प्ट की ये क्वालिटीज है। अंडरस्टैंड? किन किन लोगों को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होना है जी? हर एक को रजिस्टर्ड होना है। मास वाई कॉटेज इंडस्ट्री और रिटेलर टीयर 1, टीयर 2 के रिटेलर्स, और वो लोग जो एग्जाम्प्ट गुड्स में डील करते हैं, इनके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री किसको कहते हैं? याद कर लें। टीयर 1 रिटेलर कौन होते हैं? उसको याद कर कि ये है, इनके क्या रूल्स होते हैं, ये रूल्स होते हैं। टीयर 2 के ऊपर क्या रूल्स अप्लाई होते हैं? इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ बिल लग के आ जाता है। राइट। कब टैक्स को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है? 90% का रूल कब लगता है? आप बता दें। ये लगता है। कब ये नहीं लगता? एक्सेप्शन बता दें। अंडरस्टैंड? ये है। डेबिट क्रेडिट क्या है? ये नोट के ऊपर नोट लिखे हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं? ये नोट ये होते हैं। इनके ऊपर क्या क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है किन हालात में ये इशू होते हैं। कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई, चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये रिटर्न हो जाए गुड्स, उसके सूरत में ये इशू किया जाता है। राइट। सेल्स टैक्स कौन देता है? जो गुड सप्लाई करता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो इंपोर्ट करता है, जो गुड, ये लोग टैक्स देंगे। बड़ी सादा सी बात है। यानी जो चीज पढ़ाई जा रही है वो इसका हिस्सा है, उसकी एक्सेप्शन भी, और वो चीजें नॉर्मल आपको करवाई जा रही है। वैल्यू ऑफ सप्लाई किसको कहते हैं? ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उसके रूल्स क्या है आप बता देंगे। मैन्युफैक्चरर को डिफाइन करें, आप डिफाइन कर दें मैन्युफैक्चरर। गुड्स को डिफाइन कर दें जी, ये गुड्स होती है। ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है जी? उसको आप बता दें कि ये टाइम ऑफ सप्लाई है। डेफिनेशन जो आपको बताई गई है उसको आप याद कर लें। राइट। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि जब तक आप पास पेपर को नहीं मेरा बेटा देखेंगे, अगर आप पास पेपर को नहीं देख रहे और उसके बगैर आप देखे जा रहे हैं, तो फिर तो आप हमेशा यही सवाल बार बार करेंगे, सर मैं क्या याद करूं। पेपर के बाद भी आप पूछ रहे होंगे, सर मैं क्या याद करूं, क्योंकि अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं पास नहीं होने वाला। तो अगली दफा के लिए तो कम से कम बताएं ना मुझे। सवाल करने से बेहतर है कि आप उन चीजों को याद करें। एग्जाम्प्ट गुड कौन कौन सी है? कुछ एक थोड़ी एक अच्छी लिस्ट याद कर लें। रिटेल गुड्स पे डिस्काउंट होता है? नहीं होता। डिस्काउंट किन सूरतों में दिया जा सकता है? किन हालात में आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते? पता है आपको? इनपुट क्लेम करने के क्या तरीकेकार हैं? ये तरीकेकार, आप जो है वो पेमेंट कैसे करनी चाहिए? बैंक के थ्रू करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या इम्प्लीकेशन आएंगी? आपको इनपुट नहीं मिलेगा उसके अगेंस्ट। अंडरस्टैंड? पेमेंट कितने दिनों में होनी चाहिए? 180 डेज में होनी चाहिए। एक इनवाइस को कितनी देर तक क्लेम कर सकते हैं? 6 मंथ तक क्लेम कर सकते हैं। ऐसी चीजें याद होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट ये कहता है सर मैं भूल जाता हूँ, तो वो आपका उस्ताद भी भूल जाता है। ये तो इंसान, अगर आप भूल जाते हैं तो इसका मतलब आप इंसान हैं। यानी ये श्योरिटी होगी ना कि आप इंसान हैं। ये तो हर कोई भूलता है। ये तो कुरान में अल्लाह ने कहा कि भूल गए थे वो, उन्होंने भूल के क्या किया? फिर गंदम को इस्तेमाल कर लिया। तो इंसान तो, पहला इंसान भी भूला है, आप भी भूल रहे हैं। ये तो क्वालिटी आपकी है। ठीक है ना? गाड़ी स्टार्ट करें वो आवाज देती है तो फिर गाड़ी है वो। अगर स्टार्ट करें वो आवाज ही कोई ना दे तो वो गाड़ी तो ना हुई। क्या क्या है? ये सारी क्वालिटीज इंसान की है। टिपिकल क्वेश्चन है जी हमारा ये वाला। सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड, तो इसके ऊपर फर्दर टैक्स भी लगेगा। एग्जाम्प्ट गुड्स टू अनरजिस्टर्ड, तो भाई इसके ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगेगा, ना ही टैक्स लगेगा। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर 17% लगेगा। एग्जाम्प्ट गुड्स फ्रॉम नहीं लेंगे। टैक्सेबल गुड फ्रॉम अन, तो हमारे पास सिर्फ एक ही इनपुट बचा है सवाल के अंदर, ये 54 लाख रुपए। ठीक है, ये इसके ऊपर हमने नहीं किया। एडिशनल सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सप्लाईज ऑफ
सप्लायर्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये वाली इसकी बात हो रही है। इंक्लूड इसमें शामिल है, ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंक्लूड है इसमें। An invoice erroneously issued to Mr. R for 270 whereas the correct invoice was 720, तो क्या करें? ये जो 7850 है इसमें आप माइनस कर दें 270 और ऐड कर दें 720, ठीक है। Suppliers of taxable goods to unregistered persons, suppliers of include this to end consumer। जब आप फर्दर टैक्स लेंगे इस वैल्यू के ऊपर तो 8,15,000, देखिए इसके ऊपर आउटपुट तो आना ही आना है, इसके ऊपर भी 17% आना है और इसके ऊपर भी 17% आना है, लेकिन नीचे जब लेंगे फर्दर टैक्स तो आप 3% कैलकुलेट करते हुए इसमें से 365,000 को माइनस कर दें, क्योंकि इसके ऊपर फर्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड के लिए नहीं लगता। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, किसकी बात हो रही है? ये 5.4 million। An amount of 818 paid for purchase of raw material, however only 40% of the goods were supplied during the month, so what? नहीं, ये इंफॉर्मेशन है, कहता है उसमें 18 लाख की वैल्यूज मौजूद है, जबकि हमने इसमें से सिर्फ 40% चीजें बेची हैं, 60% अभी तक स्टॉक में मौजूद है, अनसोल्ड है। तो सेल्स टैक्स में तो अनसोल्ड का कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, तो इस लाइन का कोई ट्रीटमेंट नहीं आना। 18 लाख है भी ठीक है, 18 लाख ठीक है, ओके, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप 1 रुपए की भी सेल ना करते तो फिर भी आपने इसका इनपुट लेना ही लेना था, आपने फिर भी इसका इनपुट, इससे कोई फर्क नहीं। ये कंफ्यूज, ये सिर्फ आपको डिसीव करने के लिए थी, धोखाबाजी थी, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी। ये बात समझ आई है? चीजें आप सारी बेच दें, आधी बेच दें, कुछ भी कर दें, इसका उसके साथ हमारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जब आप इनपुट लेंगे तो 90% के साथ कंपेयर करेंगे तो वही गट्टा छट्टा खुल जाएगा सारा। 90% अनसोल्ड स्टॉक की तो ऑप्शन है, जितना स्टॉक अनसोल्ड है वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ओके। Goods worth rupees 1.2 million against which a discrepancy has been indicated by the crest। हाँ, आप इसके अंदर ये करें कि इसका भी कोई ट्रीटमेंट ना लें, लेकिन इसमें लिख दें प्रोविजनली अलाउड, प्रोविजनली नोट लेके इसको छोड़ दें। मेरा ख्याल है आई कैप ने इसकी रिवर्सल डाली हुई है, नॉर्मली ऐसे नहीं होता, नॉर्मली ऐसे नहीं होता, ठीक है जी। कोई सवाल? ठीक है, तो इन दोनों लाइनों का हमारे साथ क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। Two machines A and B costing this and this were respectively acquired and commissioned into operation on this. Machine A has been used for taxable supplies only, whereas machine has been used for exempt supplies. Right? देखिएगा, तो ऊपर फिक्स एसेट कहीं गिवन होंगे, परचेजेस में है ही नहीं, तो ये इसका मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे लिए, ठीक है। एक मशीन ए है और वो हमने 9 लाख की परचेज की, इसका भी 17% आएगा। एक मशीन बी है हमारे पास 12 लाख रुपए की, इसका भी 17% आएगा। और 15/8 को हम अगस्त की कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगस्त की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मशीन ए यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ओनली, ये सारे का सारा इसका इनपुट जो है वो हम क्वेश्चन में से माइनस कर लेंगे। As machine B has been used for exempt supplies only, ये सारे का सारा जाया हो जाए। तो एक नई चीज हमारे पास आ गई क्वेश्चन में कि ये भी है और इसकी अपोर्शनमेंट नहीं करनी,
लेकिन ऊपर देखें जीरो रेटेड पड़ी हुई है गुड्स, नहीं है। अगर जीरो रेटेड होती तो फिर मैं इसको टैक्सेबल और जीरो रेटेड में, क्योंकि जीरो रेटेड भी टैक्सेबल ही होती है ना, अपॉर्चनमेंट दोनों में कर देता। Input tax of 120 was paid on 15/3, but inadvertently it could not be claimed in the return for March। ये बेटा कैलकुलेशन तो हम मार्च की कर रहे हैं, ये सवाल देखिएगा अगस्त है। अच्छा, मार्च में हम क्लेम नहीं कर सके। अब देखिएगा मार्च, मार्च है ना, उसके बाद कितना टाइम है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो हम इसका इनपुट क्लेम अभी तक नहीं कर सके। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, शाबाश। तो हमारा ये जो इनपुट आ रहा है 54 लाख, इसमें एक फिक्स एसेट की भी कैलकुलेशन आ जाएगी और ये 120 की ये अमाउंट भी हमारे इनपुट का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है। एन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 670 was paid in cash, बिल्कुल ठीक है, पे कर सकते हैं, which included sale tax amounting to ₹95,000। तो ये भी इनपुट हो गया। इसका मतलब हमारे पास कितने इनपुट इकट्ठे हो गए, ये 95,000 भी आ गए। ठीक है। Taxable supplies of 90,000 were returned by the registered customers। सेल्स रिटर्न आ गई। ड्यूरिंग द पीरियड प्रॉपर डेबिट फॉर इशूड, तो सेल्स रिटर्न आ गई। क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ता है इससे? सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया। क्या करना, जाके इनपुट में ऐड कर देना। अंडरस्टैंड? चलें, टाइम कम है, जरा इसका सोल्यूशन देख लें। ये सवाल करने हैं। मजेदारी की बात है जो आपकी किताब का जो आखिरी सवाल है वो 95% इससे मिलता है। एग्जैक्ट तकरीबन आपको यही लाइनें मिलेंगी वहां पे, एग्जैक्ट। इसका नाम क्या था, जेएफ था या एमएच था? ये था 29 28 एमएच एसोसिएट्स। ले जी, परचेज इनपुट टैक्स आ गया हमारे पास, वही हमने नॉर्मल वर्किंग इसकी शो की। एमएच एसोसिएट कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ इनपुट टैक्स। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये क्वेश्चन में गिवन थी। परचेज ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स खत्म हो गई। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, ये भी खत्म हो गई। परचेज ऑफ 12 लाख फ्रॉम विच डिस्क्रिपेंसी इंडिकेटेड बाय द क्रेस्ट, ये आपने एग्जाम में नोट लिखना है। अगर नोट नहीं लिखना तो रिवर्सल डाल, अगर नहीं लिखना तो इसकी क्या करें, रिवर्सल डाल। परचेज ऑफ 18 लाख बट ओनली 40% डिलीवरी वाज अगस्त, डिलीवरी वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग, ये रिसीव था क्या था, मैं गलत तो नहीं पढ़ गया सवाल को? हाँ जी, 40% सप्लाईज वर मेड। अच्छा ये देखिएगा, मैं उसको किसी और रंग में दे गया अंग्रेजी को। हाँ जी, हाँ। अब यहाँ पर एक इशू जो है ना, मैं आपको जरा डिस्कस कर लूं कि ये क्या इशू है, जरा इसको मैं बता दूं। हमने 18 लाख की चीजें खरीदी, चलिए ये पॉइंट है, जरा इसको एड्रेस कर लेते हैं। इनमें से मैंने सोचा कि ये लिखा हुआ है 40% चीजें बेची, तो मैंने कहा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। खालिद साहब इसको ले रहे हैं कि 40% हमने रिसीव की है। अब जरा बात गौर से सुनिएगा। टाइम ऑफ सप्लाई में हमें क्या कहा गया कि व्हेन गुड्स आर मेड अवेलेबल और सप्लाइड, और सप्लाइड, जो भी पहले होगा वो हमारी क्या बन जाएगी, सप्लाई बन जाएगी। उसके ऊपर हम इनपुट क्लेम, हमें
40% सप्लाई मिल गई, 60% अभी मिलनी है लेकिन मेड अवेलेबल है। मेरे मुताबिक इसकी फिर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। बेटा परचेजेस ही है ना सवाल में दोबारा। मैं बेटा एक मिनट है, क्वेश्चन को मैं जरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एंड purchases from registered person, an amount of this paid for purchase of raw material, however only 40% of the goods were supplied during the month। इसके पीछे क्या है देखें, मैंने इसको समझा कि सप्लाइड ड्यूरिंग, यानी ये बात ये है कि यहाँ जो वो कह रहे हैं कि हमें कम मिली है, हमें 60% अभी तक नहीं मिली। मेरा ये है कि यहाँ हमें अजम्पशन लेनी चाहिए कि ये हमें सप्लाई नहीं की गई बट इट वाज मेड अवेलेबल, ये मौजूद थी लेकिन मुझे 40% मिली है। तो फिर भी इस सवाल में कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़नी चाहिए। इस सवाल में फिर भी एडजस्टमेंट, भाई मैंने चीजें किसी से खरीदी है 18 लाख रुपए की, उसने बेचनी है, बाकी कहता मेरे पास मौजूद है। हाँ अगर वो कहता है जी मौजूद है, बनी नहीं अभी, अभी वो कहता बनी नहीं है, तो फिर ये जो हम इसका जो ये कर रहे हैं फिर ये बात ठीक है। ये सिर्फ इसकी फिर हमें क्या करनी चाहिए, यहाँ assumption लिखनी चाहिए। गुड्स आर नॉट मेड अवेलेबल, नॉट मेड, गुड्स मेड अवेलेबल है ही नहीं। अंडरस्टैंड, दोबारा सुने ताकि कंफ्यूजन ना हो इसमें। मैं इसको पॉइंट को दोबारा लॉ की मदद से क्लियर करूं। 18 लाख की चीजें खरीदी, अगर हमने 40% बेच दी, सेल कर दी, और 60% अभी तक क्लोजिंग स्टॉक में है, नो ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा दूसरा ये है कि मैंने, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि 40% चीजें खरीद ली, 60% अभी नहीं खरीदी। अगर तो खरीदी ही नहीं, दी ही उसने नहीं, तो फिर तो 60% हम आउट इनपुट में से निकाल देंगे, क्योंकि ना हमें मिली ना वो मेड अवेलेबल। अगर हम कहें कि वो गुड्स उसने 40% सप्लाई की है, हमारी इंस्ट्रक्शन के ऊपर 40% अभी भी मौजूद है, तो फिर भी इस लाइन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होना था, क्योंकि ये हमारी परचेज गिनी जाएगी। सवाल ये है कि परचेज है इस महीने की या नहीं, हम कहेंगे फिर भी परचेज है, 40% हमारे पास है, 60% गोडाउन में पड़ी हुई है, फिर भी है। एक assumption जो खालिद साहब ने ली है इसके अंदर वो ये है कि ये गुड है ही नहीं, बनी नहीं हुई, तैयार ही नहीं हुई, हमने नहीं रोकी हुई, उसने भेजी नहीं है। अगर हमने रोकी हुई है, देखें अगर हमने रोकी हुई है तो ये हमारी इस महीने की परचेज गिनी जाएगी, वो बेशक मेरे पास पड़ी हुई है या उस गोडाउन में पड़ी हुई है। आपके गोडाउन है, आप बायर हैं, 40% गुड्स इधर हैं, 60% इधर पड़ी हुई है, आपकी इस महीने की 100% परचेज गिनी जाएगी। अगर आपके पास गुड्स 40% आ गई हैं और पीछे कुछ भी नहीं है, पेमेंट आपने 18 लाख की कर दी हुई है, 100% पेमेंट कर दी हुई है, तो आपकी जो परचेज है वो 40% गिनी जाएगी। अब समझ आई बात की, ठीक है। तो लिहाजा खालिद साहब ने जो जम्पशन ली है, मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि ये उन्होंने ये कहा है कि गुड जो है हमें मिली ही 40% है, तो बाकी 60% उनके पास एडवांस पड़ा हुआ था, और एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। यानी इतनी अमाउंट क्या अभी तक हमारे वेंडर के पास एडवांस में पड़ी हुई है, और एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, तो ये उन्होंने माइनस कर दिया। 17% ऑफ द अबव आ गया। इनपुट अनक्लेम्ड, जो हम क्लेम कर सकते थे वो ऐड कर दिया, 1,20,000 रुपया। बिजली के बिल को भी ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास कॉमन इनपुट है सर। वही वर्किंग मंथ दोबारा हम उसी के ऊपर आ गए। अब इसकी अपोर्शनमेंट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ये मैंने बताया डिफरेंस हमने उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वो जो गलत हमने इनवॉइस दी हुई थी। सेल रिटर्न हमने माइनस कर दी इसमें से, ठीक है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को ऐड कर दी, तो ये मेरे पास टैक्सेबल गुड्स आ गई एग्जेम्प्ट। टोटल ये हमारा वर्किंग वन से ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू। उसी तरह हम करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गई। ये हमारा अब इनपुट हो गया, ये जाया हो जाएगा क्योंकि एग्जेम्प्ट गुड्स के अगेंस्ट है। सेल्स टैक्स में आउटपुट टैक्स आ गया। अब ये देखिएगा रुपीज दिस,
अच्छा, खालिद साहब क्या कर रहे हैं कि वो इसको 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 और इसको ले रहे हैं। आप एग्जाम में या तो सारी की सारी सिर्फ यही वैल्यू उठा, क्योंकि ये एग्जाम में पता नहीं चल रहा कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। एग्जामिनर को आपने बताना होता है कि ये 911, कहीं हमने ऊपर वर्किंग में इसको शो नहीं किया हो। जो वैल्यू एग्जाम में गिवन नहीं है, आपने उसको लिखा है और उसकी कोई वर्किंग शो नहीं की, वो अक्सर गलत मानी जाती है। एग्जामिनर काट देता है उसे कि कहाँ से आई, पता नहीं चलता। या तो आप इस पूरी कैलकुलेशन को ऐसे ही करें, यहाँ लिखें 902500 और रेफरेंस दे दें वर्किंग 2 का, और इसका 17% ले लें, तो ये आंसर आ जाए। ठीक है, या अगर लिखना है तो फिर ये सारी वैल्यू ऐसे लिखें, यहाँ तक ये सारी एज, यहाँ पर पूरी फिर ये सारी लिख दें, ताकि क्लैरिटी हो। क्वेश्चन में एम्बिग्विटी नहीं छोड़नी, क्वेश्चन में एम्बिग्विटी नहीं छोड़नी। लेस इनपुट टैक्स और ब्रॉड फॉरवर्ड, ये देखिएगा इस महीने का, यहाँ आप लिखें एग्जाम में वर्किंग 2 प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये हो गया। अब इसके ऊपर 90% का रूल लगा दिया आपने, और 90% विच एवर इज लोअर, तो ये माइनस किया आपने, ये आ गया। इसमें करेंगे ऐड फर्दर टैक्स, ये देखिएगा क्योंकि ये एंड कंज्यूमर को थी ना, तो हमने इसको माइनस कर दिया। यहाँ से सेल्स टैक्स पेबल आ गया, यहाँ डबल लाइन लगानी है। रिफंड है ही नहीं क्योंकि इस क्वेश्चन में जीरो रेटेड गुड्स वो है ही नहीं। अंडरस्टैंड? तो अब जरा देखिएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है सेल्स टैक्स के, ये कौन सा क्वेश्चन था? 28। तो आपने करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 28, 29 और आगे जब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31, दो रह गए क्वेश्चन, और दो और क्वेश्चन है। मैंने कौन से करवाए हैं? 27 और 28 करवाए हैं। मैंने 27 और 28 करवाए। मैंने करवाए आपको 27 और 28, आगे है 29 और 30। ये जो 27 और 30 है ना, इनकी तकरीबन 95 आइटम्स आपस में मिलती हैं, और ये क्वेश्चन 28 और 29 है, मेरा ख्याल ये दोनों आपस में मिलते हैं। और क्वेश्चन 28 के अंदर क्या है? मिस्टर ए, बी, सी और डी, और इसमें है मिस्टर डी और एस। हाँ जी, 27 और 30 आपस में मिलते हैं, 27 और 29 आपस में मिलते हैं। चलो ये वो कहते हैं जी ये आपस में मिलते हैं। ये जो ये किसके ऊपर है? ये मिस्टरों वाले हैं, ये वाले हैं, ये ए, बी, सी और डी, और ये है टी और एस, इसके साथ है टी और एस, और ये 27। तो ये एक ग्रुप है जिसको आप ये क्वेश्चन बाय हैंड करेंगे तो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ये मैं पहले बता दूं। सवाल अपने सामने रख के तसल्ली से, तरीकेकार क्या होगा? क्वेश्चन पूरा करेंगे, क्वेश्चन को बंद करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर सोचेंगे कि सवाल में था क्या, मेरे कॉन्सेप्ट इसके साथ मैच कर रहे हैं। फिर आप अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर देखेंगे कि अभी तक मेरे कॉन्सेप्ट उसी के साथ मैच कर रहे हैं, सोचेंगे। फिर आप अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, फिर सोचेंगे कि अभी तक मेरे क्वेश्चनों में कोई मैं हिला तो नहीं हूँ, इसकी वजह से मेरी जो स्ट्रीम है वो ठीक चल रही है या नहीं चल रही। इस ओके, ये